नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं बात मुद्दे की। मैं हूं रिजवान अहमद सिद्दीकी। शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अचानक लद्दाख पहुंचे, जहां उन्होंने सेना का उत्साह बढ़ाया, देश को एक संदेश दिया और चीन को कड़ा संदेश दिया। उन्होंने चीन का नाम नहीं लिया, लेकिन विस्तारवादी नीति का जो उन्होंने जिक्र किया, जाहिर है चीन में भी उसकी प्रतिक्रिया हुई। चीन ने उसमें सफाई भी दी और वो वहाँ घायल सैनिकों से भी मिलने गए। उन्होंने उनसे चर्चा भी की और इन सब के बीच फिर एक बार कई तरह के सवाल और जवाब आने शुरू हुए। राहुल गांधी ने भी उनसे पूछा कि लद्दाख के जो लोग कह रहे हैं, एक बार उनकी भी सुन लें। और इन सब के बीच चर्चाओं का दौर जारी है और यही है हमारा आज का विशेष, चीन को दो टूक, सियासत और सवाल। इस विषय पर हम चर्चा करें उससे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। विश्व ने विस्तारवाद के खिलाफ मन बना लिया है। भारत माता के दुश्मनों ने आपकी फायर हुई देखी है और आपकी फ्यूरी भी। ये वही ललकार है जिसने सेना में जान फूकी तो चीन को भी ये एहसास करा दिया कि भारत को हल्के में न ले। इसके बाद चीन के विदेश मंत्रालय से भी बयान जारी हो गया। चीन ने कहा किसी भी पक्ष को ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे सीमा पर हालात जटिल हों। दरअसल शुक्रवार को सुबह अचानक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन के साथ सीमा विवाद के लेह के दौरे पर पहुंच गए। प्रधानमंत्री के साथ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवाने भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान सैनिकों से मुलाकात की और सेना की तैयारियों का जायजा भी लिया। इसके साथ ही उन्होंने गलवान घाटी में चीनी सैनिकों को खदेड़ने वाले बहादुर सैनिकों से भी मुलाकात की। तो वहीं राजनीतिक दलों के अलावा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे पर कई ट्वीट किए गए। पीएम के इस लद्दाख दौरे के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक बार फिर हमलावर तेवर में नजर आए। उन्होंने एक ट्वीट करके चीन की घुसपैठ को लेकर पीएम मोदी के बयान पर गंभीर सवाल उठाए। राहुल ने अपने ट्वीट में लिखा, लद्दाख के लोग कहते हैं चीन ने हमारी जमीन ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं किसी ने हमारी जमीन नहीं ली। कोई तो झूठ बोल रहा है। राहुल गांधी ने एक वीडियो भी पोस्ट किया है। जो हमारे रैली के अंदर या हमारे बॉर्डर के अंदर आए हैं, चीनी फौजी हमारे गलवान एरिया में 15 किलोमीटर घुस के आया है। This is the deadliest clash in nearly 50 years. आप सब लोगों को पता है हमारी जमीनें हमसे जबरदस्ती छीना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लेह दौरे पर कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं। मोदी लेह में जिस अस्पताल में घायल सैनिकों से मिले, क्या वाकई वे अस्पताल है? सोशल मीडिया पर दावे किए गए कि वे अस्पताल नहीं है, कॉन्फ्रेंस रूम है और मोदी के दौरे के लिए सैनिकों को यहाँ पर शिफ्ट किया गया था। हालांकि आर्मी ने इन दावों को बेबुनियाद बताया है। आर्मी का कहना है जहां सैनिकों को रखा गया है वे अस्पताल का ऑडियो विजुअल हॉल जरूर है, लेकिन कोरोना की वजह से उससे पहले ही क्राइसिस एक्सपेंशन फैसिलिटी के तहत आइसोलेशन सेंटर में बदला जा चुका था। गलवान में झड़प के बाद घायल सैनिकों को सीधे यहीं लाया गया था, तब से वे यहीं भर्ती हैं। तो वहीं कांग्रेस मोदी के दौरे की तुलना इंदिरा गांधी के दौरे से भी कर रही है। तो वहीं सोशल मीडिया पर मोदी के दौरे की तुलना पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के दौरे से भी की जा रही है। चीन के साथ चल रहे सीमा विवाद के बीच जहां भारत लगातार चीन पर एक्शन दिखा रहा है, चीन के सामान का बहिष्कार करने की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। चीनी ऐप्स को बैन किया गया, चीन की कंपनियों के ठेके रद्द किए गए,
इससे साफ जाहिर होता है भारत और चीन में हालात बड़े ही बुरे चल रहे हैं। ऐसे में सारे देश को एकजुट होना चाहिए, लेकिन लगातार इस मामले में सियासत हावी हो रही है। कांग्रेस सहित कई विपक्षी दल सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। क्या चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा किया है या फिर विपक्ष के सवाल गलत है? ये एक बड़ा सवाल है। न्यूज़ वर्ल्ड डेस्क। तो सवाल बहुतेरे हैं, बहुत से सवाल हैं और हर सवाल के बहुत से जवाब भी हैं। क्या सच है क्या झूठ है, ये बहस के बजाय अब वक्त ये है कि हम आगे बढ़ें और चीन को दो टूक शब्दों में जवाब दें और जो भी माकूल जवाब है वो हम उसे दें। तो चलिए हम अपने मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस से वरिष्ठ नेता बालेंदु शुक्ल, साथ ही हमारे साथ कर्नल भारत भूषण वत्स हैं जो सेना के जानकार हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शंकर लाल तिवारी, वरिष्ठ विधायक रहे हैं, पूर्व विधायक हैं, वरिष्ठ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, और शशिकांत त्रिवेदी हैं हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जी बालेंदु शुक्ल साहब, आपसे ही मेरा सवाल है। पहला सवाल मेरा आपसे ही है, कैसे देखते हैं आप इस दौरे को और इस दौरे के बाद आने वाली बहुत तरह की प्रतिक्रियाओं को, और सीमा पर क्या हो रहा है? राहुल गांधी सवाल पूछ रहे हैं, लद्दाख के लोग भी कुछ कह रहे हैं, और इन सब के बीच प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर जमकर सियासत हो रही है। क्या कहेंगे आप? देखिए, जहाँ तक चीन से हमारे का सवाल है या जो कुछ भी पिछले दिनों में हुआ है, जो समाचार पत्रों में आता है वही हमको जानकारी मिलती है। और जहाँ तक इस देश का सवाल है, चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, हम सेना के साथ हैं, हम सेना के पराक्रम के साथ हैं, उनके हिम्मत के साथ हैं, उनको हौसला देने में हमें कहीं कोई कंजूसी नहीं है। ठीक है, तो कुछ आशंकाएं हैं। ये कहा जा रहा है कि लद्दाख के लोग कह रहे हैं कि चीन के लोग अंदर घुस आए हैं, उन्होंने को जमीन का हमारा कब्जा कर लिया है। शासन कह रहा है ऐसा कुछ नहीं है। पिछले दिनों भी हमने देखा जो कुछ भी घटना घटी वो हमारी सीमा के अंदर ही घटी। हमारे 20 सैनिक मारे गए, और जिस प्रकार मारे गए, जो घायल थे उनके शरीर को देख के लगता है, और जो बेचारे स्वर्गवासी हो गए कि किस तड़प के साथ बेचारे वो लोग मरे हुए हैं। ये कहा जा रहा है कि हमने 43 सैनिकों को पीछे हटा दिया था। बाद में यह आया कि तस्वीर पे दिखाया गया था कि 43 स्ट्रेचर थे, वो लोग मरे थे या नहीं मरे थे, इसकी जानकारी भी नहीं मिली है। लेकिन एक चीज़ जो शंका पैदा करती है कि हमारे देश की विदेश नीति क्या है। हमारे देश के जो आसपास के देश हैं, चाहे पाकिस्तान हो, चीन हो, नेपाल हो, बांग्लादेश हो, ये सब आज की तारीख में भारत के साथ नहीं है। नेपाल सदी का देश जो हिंदू देश है वो भी आज हमारे खिलाफ हो गया है, उसने भी अपनी सैनिक ताकतें लगा रखी हैं। तो जब हमारे प्रधानमंत्री जी चाइना कई दफ़े गए, नेपाल कई दफ़े गए, बहुत कुछ उपहार देकर के आए, लेकिन नतीजा क्या है कि आज हम चारों तरफ के जो हमारे पड़ोसी हैं उनका रुख हमारे प्रति अच्छा नहीं है। तो हमको अपनी सेना पर विश्वास है, भरोसा है, क्योंकि हम जाके देख नहीं सकते, लेकिन जो जानकारी मिलती है हमें मालूम है कि हमारे देश के सैनिक दमदार हैं, नौजवान हैं, हमको सेना पर भरोसा है। अभी जो दिखलाया गया, जहाँ हमारे प्रधानमंत्री जी हमारे उन घायल सैनिकों से मिले, ये क्यों दिखाया गया, किस लिए दिखाया गया? अगर उनको हौसला अफजाई करना था तो बड़ी अच्छी बात है, करना चाहिए, और हम भी करते हैं उसके साथ। लेकिन जो दृश्य दिखाया गया लगता नहीं है कि ये अस्पताल जैसा दृश्य है। तो ऐसा लगता है कि जैसे सियासत के लिए, आम जनता को बताने और जताने के लिए कि हमारे प्रधानमंत्री जी कितने जवानों के प्रति संवेदनशील हैं, तो एक सीन बनाया गया जहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री जी गए, उन्होंने जो कुछ भी बातें कही, जो बातें उन्होंने कही हम सहमत हैं, हम भी सैनिकों के साथ हैं, उनके हौसले की हम भी तारीफ करते हैं।
लेकिन इसका सियासी लाभ लेना औचित्यपूर्ण नहीं है। और जैसा मैंने प्रारंभ में कहा था कि हमारे चारों तरफ के जो हमारे दूसरे राज्य हैं उन सब के साथ हमारे संबंध अच्छे नहीं हैं। ये बताता है कि दूसरी चीज़ एक और कहूँगा मैं, इसके साथ हमारा जो इंटेलिजेंस है, इंटेलिजेंस का फेलियर है। ये जब भी हम आए जब यहाँ पर, तब अपन ने देखा कि दिल्ली में क्या हुआ। हमारे जो रेलवे स्टेशन है निजामुद्दीन, वहाँ पर जो स्थिति बनी, जब ट्रंप दिल्ली में थे तो हमारे जो इंटेलिजेंस है उसको पता ही नहीं पड़ा क्या हो रहा है। पथराव हो रहा है, झगड़ा हो रहा है। निजामुद्दीन पे 2500-3000 विदेशी आ गए, हमारे इंटेलिजेंस को पता ही नहीं। तो अब विदेश में जो हमारा टेरिटरी है, जो हमारी रेखा है, वहाँ पे हमारी इंटेलिजेंस क्या कर रही है हमें जानकारी नहीं है। लेकिन हम सरकार के साथ हैं, इसमें कोई शक नहीं। जहाँ तक दूसरे देश हैं उनके लिए हम सेना के साथ हैं, सरकार के साथ हैं। लेकिन सरकार को भी चाहिए कि सही दृष्टि अपनाएं, सही तरीका अपनाएं और इस देशवासियों को सुनिश्चित जानकारी दें, जिससे हमें विश्वास हो सके कि हमारी सरकार भी मैं आपके पास एक बार और आना चाहूँगा। कहेंगे आप? शंकर लाल तिवारी जी, आप क्या कहेंगे इस पर? तिवारी जी, आपको आवाज आ रही है? आवाज आ रही है मेरी? जी बताइए तिवारी जी, क्या कहेंगे आप? हेलो जी जी बोलिए। आप एक बार प्रश्न दोहरा दें। कहा सेना की हौसला अफजाई करना बहुत अच्छी बात है। बालेंद्र शुक्ल ये भी कह रहे हैं कि जो पड़ोसी हमारे मुल्क हैं, यहाँ तक कि जो हिंदू राष्ट्र नेपाल है वो भी अब हमारे साथ नहीं है। इसके साथ वो ये कह रहे हैं कि वो एक ऐसी जगह जहाँ पर वो गए सैनिकों से मिलने, उसके फ़ोटो या इस तरह की चीज़ें करने की क्या आवश्यकता थी। दूसरा, हमारा इंटेलिजेंस फेलियर है। हम सीमा पे क्या हो रहा है देश को बताना चाहिए, देश जानना चाहता है। इस तरह के वो सवाल खड़े कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के जाना अच्छी बात है, लेकिन विपक्ष को, देश को, सबको विश्वास में लेना चाहिए और वहाँ जाकर उसका प्रोपोगंडा नहीं करना चाहिए। उनका ये कहना, राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। देखिए, हेलो जी बोलिए। मैं तो यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, भाईजान क्षमा करिएगा। शुक्ला जी को, बालेन जी को प्रणाम करता हूँ। कायर है रण के पल में, कायर है रण के पल में बंसी बजाने वाले, उनसे भी बढ़कर पापी निंदिया बुलाने वाले, भ्रम फैलाने वाले। आज जो है तो इस तरह की बातों का क्या वजूद है जो कांग्रेस के लोग कह रहे हैं? छोटी छोटी बातों पर मीन मेघ निकालना। कांग्रेस अब पार्टी रह नहीं गई, कांग्रेस सिर्फ दीन संतोषी बन के रह गई है। कहाँ का सिर, कहाँ का पैर, कुछ भी बोलना। और जबकि आपको मैं जानकारी दूं, ऐसा नहीं, आपने खुद अपने टीवी चैनल में दिखाया है, दुनिया के 5 बड़े देश, रूस, जापान, जर्मनी, अमेरिका, ये सारे के सारे लोग प्रस्ताव पास कर चुके हैं चाइना के खिलाफ और भारत के समर्थन में। अन्य भी जो छोटे छोटे देश हैं उनने भी पाकिस्तान को छोड़ करके उनने भी जो है तो भारत को समर्थन दिया है। आज नरेंद्र मोदी जी चाणक्य नीति से चल रहे हैं और चाणक्य नीति के कारण जहां उन्होंने एक और चारों तरफ से चीन को कूटनीतिक तरीके से घेर लिया है, वही सामरिक तरीके से भी जो हमारी तैयारी है उससे चीन खुद पीछे भग रहा है। आज तो एक ही बात है कि दुश्मनों को देश की जमीन से निकाल दो, युद्ध का विजय निशान व्योम में उछाल दो। आज और कोई बात नहीं है। आज कुल इतनी बात है
युद्ध में पछाड़ दो चाऊ माऊ चीन को, मार कर खदेड़ दो पाक बुद्धिहीन को, मुक्त करो साथियों देश की जमीन को। 1962 में जब नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, उस समय जो 44,000 वर्ग किलोमीटर जमीन चीन के कब्जे में गई है, मोदी है तो सब कुछ संभव है। चाइना अगर लड़ने की गलती करता है तो हम अपनी 62 की जमीन को भी प्राप्त करेंगे। ये भारत की तैयारी है। आज देश का एक एक नागरिक चीनी सामानों का बहिष्कार कर रहा है और हमारे कांग्रेस के मित्र अपनी अलग से डफली बजा रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कांग्रेस के बंधुओं से, हम सब भारत माता के लाल हैं और इस समय हम युद्ध की स्थिति में है। इस समय सियासत न करें, इस समय राजनीति न करें। बात करते हैं बॉर्डर की और फिर बात करने लगते हैं निजामुद्दीन की, बात करने लगते हैं अन्य प्रकार की। अरे भैया, ये टुटपुंजियाई बातें, जब तमाम बातें ऐसी होती हैं जो सार्वजनिक नहीं की जा सकती। और मोदी जी ने शंकर लाल तिवारी जी, आप बड़े गंभीर व्यक्ति हैं, बड़े वरिष्ठ व्यक्ति भी हैं। ये सफेदी झमाझम ऊपर से नीचे तक चमक रही है और मैं आपसे हमेशा सदैव बहुत गंभीरता की अपेक्षा करता हूँ, है ना। व्यक्तिगत रूप से मैं बहुत नज़दीक से आपको जानता भी हूँ, तो बस उम्मीद मैं यही करता हूँ कि उस चर्चा की गंभीरता बनाए रखिएगा। अगली बार मैं फिर आऊँगा आपके पास एक बार। आप कर्नल भारत भूषण वत्स से समझ लेता हूँ। कर्नल वत्स, जैसा कि कांग्रेस कह रही है कि ऐसी चीज़ों को पॉलिटिकल प्रोपोगंडा नहीं करना चाहिए, अपने प्रचार का माध्यम नहीं बनाना चाहिए। दूसरा, जो लद्दाख के लोग कह रहे हैं, लगातार उनके बयान आ रहे हैं, लद्दाख के लोग कह रहे हैं कि चीन उनकी ज़मीनों पर अतिक्रमण कर रहा है। प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं विस्तारवादी, उन्होंने नाम नहीं लिया और ज़रूरत भी नहीं है उसका नाम लेने की, लेकिन प्रधानमंत्री कह रहे हैं विस्तारवादी सोच नहीं चलेगी। तो इन सब के बीच आप कैसे देखते हैं, और ख़ास तौर से वो जहाँ सैनिकों को वो देखने गए थे, कोई कुछ तरह का जिक्र कर रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, तो इन सब तरह की चीज़ों को आप कैसे देखते हैं और क्या सोचते हैं उसमें? तो पहले तो लेकिन फिर भी राजनीतिक बातों में कोई जगह नहीं दो। एक कांग्रेस नेता नहीं उठाया, हॉस्पिटल में प्रसारण ठीक नहीं हो रहा, आवाज नहीं आ रहा, आपका आवाज ठीक नहीं आ रही, हमारी भी नहीं जा रही। कर्नल वास, आपकी आवाज बहुत कट कर कर आ रही है, तो मुझे लगता है कि शायद आप अगर धीरे धीरे बोलेंगे तो आपकी आवाज ज्यादा अच्छी आएगी। इसलिए कि इस तरह चैलेंज है, सभी लोग अपने अपने जगह पर होते हैं, कहीं नेटवर्क कम होता है, कहीं कुछ समस्याएं होती हैं। तो ये बहुत तेज नहीं बोलेंगे तो मुझे लगता है ज्यादा अच्छी आवाज आएगी। बोलिए। आपके पास शशिकांत, इन सारी देखते हैं और या मीडिया के या सोशल मीडिया के कि वो हॉस्पिटल में क्यों गए और वो हॉस्पिटल नहीं था। मैंने तो अभी वो भी देखा, एक फोटो पीटीआई ने जारी किया, एक सैनिक के पैर में प्लास्टर बंधा हुआ है, वो बैठा हुआ है, तो प्लास्टर बंधा है तो आज मेरे ख्याल 20वां दिन है गलवान वैली, तो 20 दिन में उसको प्लास्टर जमाना तो घर भेज देना चाहिए, मेरा ऐसा सोचना है। हॉस्पिटल में तभी रखा जाता है जब कोई इंजेक्टेबल्स देने हो या इमरजेंसी मेडिसिन हो या उसके वाइटल जो अंग हैं उनको डॉक्टर की निगरानी और लाइफ सपोर्टिंग इक्विपमेंट की या मॉनिटर की या रोज ब्लड टेस्ट की ज़रूरत है। तो सवाल है, ये सवाल है, मेरा भी सवाल है, आपका भी सवाल है, दुनिया का सवाल है। सवाल तो करेगा कि भाई हॉस्पिटल में बिना किसी इक्विपमेंट के क्यों रखा है, कॉन्फ्रेंस रूम में क्यों रखा है, वगैरह वगैरह। तो ये देखना चाहिए जो उनके पब्लिसिस्ट हैं, जो पब्लिक रिलेशन एजेंसीज हैं, उनकी
और जो आर्मी के भी पब्लिक रिलेशन ऑफिसर्स होते हैं उन्हें देखना था कि क्या इम्प्रेशन जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये जो टीम है वो सोचती समझती नहीं है और इसमें सवाल प्रधानमंत्री पर होते हैं। दूसरी बात, जो चाइना से झगड़ा है, अभी चाइना बहुत बुरी स्थिति में है। अभी हमारा भारत का चाइना से जो व्यापार है वो $84 बिलियन का है, जिसका वो बिल्कुल खामियाजा चाइना को भुगतना पड़ेगा। उसका कारण है कि उसके 50 साल के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने उसका व्यापार बंद किया हो। कोरोना वहीं सबसे पहले आया है और अभी क्या स्थिति है वो किसी को नहीं मालूम है। अमेरिका का, ऑस्ट्रेलिया का, फ्रांस का उसके ऊपर दबाव है। हांगकांग का प्रोटेस्ट रोज टेलीविज़न पे आ रहा है और ताइवान बाजू में है, उसकी दिक्कत है। हुवेई जो सबसे बड़ी कंपनी है, आपका फ़ोन आ गया किसी को, हुवेई जो सबसे बड़ी कंपनी है वो लोगों ने बंद कर दी है, जो चाइनीज़ फर्म है उसकी। तो इस समय चाइना इस स्थिति में नहीं है कि वो लड़ाई लड़ सके, वो भी इंडिया से, क्योंकि इंडिया इस समय सबके लिए पोटेंशियल इकोनॉमी है, ये बहुत बड़ी इकोनॉमी। इसलिए मोदी जी का एक भाषण बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो ज़माना चला गया जब लोग कब्जा करते थे। तो वो एक तरह से उन्होंने वार्निंग दी है कि तुम संभल जाओ, समझ जाओ, तो शायद हम कुछ अच्छा सोच लेंगे, क्योंकि भारत कभी भी लड़ता नहीं है, आक्रमण नहीं करता, कब्जा नहीं करता। दूसरी चीज़ है, मोदी जी अगर मान लीजिए यूएन में अपनी परमानेंट सीट क्रिएट करा लेते हैं, जो नेहरू जी कभी सपना देखा करते थे, तो इंडिया के लिए गेन है। एक और बात मैं इम्पॉर्टेंट बता दूं कि अमेरिका और नॉर्थ कोरिया के बीच में साउथ कोरिया के बीच में जो 8 बिलियन डिफेंस सिस्टम की डील हो रही थी वो नहीं हो पा रही है। तो साउथ कोरिया, जापान, ये सब हमारी तरफ देखेंगे। सब एशिया में सबसे बड़ा प्लेयर हम ही रहेंगे, चाइना अब नहीं रहेगा। तो मोदी जी के जो स्टेप्स हैं वो उनकी पब्लिसिटी की प्रॉब्लम है कि वो उसको नहीं बता पा रहे, वो एनालाइज नहीं कर पा रहे कि वो क्या कर रहे हैं। इसमें सवाल खड़े हो रहे हैं और वो सवाल का तरीका अस्पताल से लेकर के सब तरफ जाता है। ये उनकी टीम की जिम्मेदारी है। मोदी जी आकर के एक एक चीज़ का आंसर और एक्सप्लेन प्राइम मिनिस्टर को ना तो देना चाहिए और ना वो दे सकता है। ये उनकी टीम है, वो टीम क्या कर रही है, उसमें टीम में सीनियर सुपर IAS ऑफिसर से लेकर के और छोटा से छोटा बाबू क्लर्क रहता है। ये उनकी ड्यूटी है कि जो कुछ भी वो कह रहे हैं, जो चल रहा है, उसको एनालाइज करें और रिस्पॉन्ड करें। इसमें मुझे नहीं लगता है राहुल गांधी सवाल पूछें, आप पूछें, मैं पूछूं, कोई भी पूछे, आप सबके जवाब दे सकते हैं। ये मैंने जवाब दे दिया। ये बड़ा इशू है, बहुत बड़ा इशू है। दूसरी बात, जो दौलत बेग ओल्डी हमारा एयर स्ट्रिप है, जो हमारे लिए सबसे प्रोमिनेंट जगह है, वो कल थोड़ी बनी है, वो कई सालों से बन रही है, वो बन चुकी है, वहाँ हम रह रहे हैं। हमारा प्योंगयांग झील में हमारे लोग जाते हैं, हम आते हैं। चाइना का कब से हो गया वो? हम झगड़ा नहीं कर रहे हैं, ना हम पाकिस्तान के साथ झगड़ा करते हैं, ना हम चाइना के साथ। हम अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे रिलेशन रखना चाहते हैं। ये तो पड़ोसियों को सोचना है कि वो क्या करेंगे। समस्या ये हो गई है, चाइना पाकिस्तान के बहकावे में आ गया है। क्यों? क्योंकि उसको अरेबियन सी पे कब्जा करना है। वहाँ गदार पोर्ट में उसने पैसा लगाया है, जो इकोनॉमिक कॉरिडोर उसने पाकिस्तान की छाती पर से बनाया है, जिसका पाकिस्तान को 1958 से खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, आगे भी भुगतेगा। तो चाइना अपना इकोनॉमिक फ्रंट के साथ साथ वो ये देख रहा है कि कहीं हम दौलत बेग ओल्डी से वो क्या कर रहा है काराकोरम हाईवे पर, वो ना देख ले। तो हम क्यों ना देखेंगे? हमारी जगह, हमारे घर की छत से हम कौन हमारे घर में आ रहा है, मारने आ रहा है कि धंधा करने आ रहा है, ये हमें देखना पड़ेगा ना। तो आप इंटरनेशनल फोरम पे चाइना सब जगह से फेल है। मेरा तो कॉन्फिडेंस है कि वो भारत से लड़ना तो दूर है, ये घटना कैसे घटी उसका तो स्पष्टीकरण मेरे पास है नहीं। वो सेना को देना है, मोदी जी को देना है, या एडमिनिस्ट्रेशन को देना है, या सरकार को देना है। लेकिन ये बहुत दुखद घटना है और ये कोई युद्ध नहीं हुआ, ये धोखे से मारा गया होगा। इट इज़ ए काइंड ऑफ मर्डर। इसका तो इंटरनेशनल फोरम पे बहुत हमें हंगामा करना चाहिए। इस तरह के ना वार होते हैं, ना इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। हम कहीं से गलती पर नहीं है, हमारा देश बहुत मजबूत है, हम सबके साथ बहुत अच्छे संबंध रखे हुए हैं। आपका जो प्रश्न है कि लोग ये सवाल पूछ रहे हैं, तो सवाल देने के लिए उनकी टीम की गलती है, टीम को समझाना चाहिए, ये मैं कहना चाह रहा हूं। ये टीम की जिम्मेदारी है। मोदी जी हर एक चीज का खड़े होकर के रोज सोशल मीडिया पे एक एक चीज का जवाब देते रहे। आई थिंक ये बहुत किसी की डिग्निटी के भी खिलाफ है। साहब को मेरी आवाज आ रही है? कर्नल वत्स साहब मुझे सुन पा रहे हैं? कर्नल वत्स साहब लाउड एंड क्लियर। जी बताइए, आप कुछ कहना चाह रहे थे, बताइए। देखिए, मैं राजनीति वाले सवालों का जवाब नहीं दूंगा। अभी काफी अच्छा विश्लेषण किया है हमारे मीडिया शशिकांत जी भाई ने, शशिकांत जी ने। मैं सिर्फ जो मिलिट्री हॉस्पिटल के ऊपर में जो सवाल उठाए जा रहे हैं, जो स्टेज मैनेज किया है, उसके बारे में एक बात करूंगा, फिर फौजी बातों पर आऊंगा मैं। कि
मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि हमारी राजनीतिक पार्टी ने ये सवाल क्यों नहीं उठाया कि वो हमारे जवान नहीं थे, वो जवान कहीं और से हम लेकर आए और उनको सिर्फ मोदी जी को स्टेज मैनेज करने के लिए उनको जनरल हॉस्पिटल में ले गया। मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है, कितनी छोटी सोच है कुछ लोगों की। इसलिए इस छोटे से मुद्दे को यही छोड़, अब सवाल आता हूं मैं कि हमें क्या करना चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूं कि हमें चाइना के साथ त्रिशूल से लड़ना पड़ेगा। शिव जी का जो त्रिशूल है वो इसका एक अंग है हमारी पॉलिटिक्स और डिप्लोमेसी, और उसका जो तीसरा जो वो है हमारी मिलिट्री। जब तक उसके ऊपर में त्रिशूल से वार नहीं होगा, चाइना को हम घुटनों पर नहीं ला पाएंगे। जो 59 ऐप्स को हमने बैन किया है, और ऑलरेडी टिकटॉक जो है वो भारतीय गवर्नमेंट को लिख रहा है क्योंकि कि मुझे $1 बिलियन का नुकसान। तो मेरा सोचना ये कि ये एक वानगी है इकोनॉमिक ऑफेंसिव की, जो हमें और ज्यादा लेना चाहिए, चाहे वो सॉफ्टवेयर के बारे में हो, चाहे वो हार्डवेयर के बारे में हो, और चाहे चाइनीज कंपनीज को हमारे यहाँ पर काम करने में बंदिश लगाने के बारे में हो। वो ज्यादा कारगर होगा। जिस तरीके से हमने पाकिस्तान को एक इकोनॉमिकली क्रिपल करने में, पाकिस्तान खुद ही अपने आप में फेल्ड स्टेट है, लेकिन चाइना को भी उसी प्रकार से इकोनॉमिक्स के हिसाब से उसको ऊपर दबाव डालना पड़ेगा। अभी अगर हम दुनिया की स्थिति को देखें तो आज चाइना चारों तरफ से घिरा हुआ है। साउथ चाइना सी के अंदर में आप देखिए, वो वियतनाम से पंगा ले रहा है, वो ताइवान से पंगा ले रहा है, वो ऑस्ट्रेलिया से पंगा ले रहा है, वो जापान से पंगा ले रहा है, वो साउथ कोरिया से पंगा ले रहा है। आज 20 नॉटिकल माइल्स के एरिया को छोड़कर वो दुनिया के दूसरे जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है उस पर कब्जा करना चाह रहा है, जहां से दुनिया का तकरीबन 53% क्रूड ऑयल जा रहा है। तो चाइना डेफिनेटली मैं मानता हूं कि आज इस स्थिति में नहीं है। वर्ल्ड के अंदर में डिप्लोमेटिकली वो अलग थलग पहुंच चुका है कि वो हमारे साथ में एक किसी प्रकार की ऑल आउट वॉर कर सके, लेकिन हमें ये प्रेशर बनाना पड़ेगा। चाइना की जो विस्तारवादी स्थिति में नहीं है, उसके बाद भी हमारे 20 सैनिक शहीद हो जाते हैं, कुछ सैनिक हमारे बंदी बना लिए जाते हैं, और उसके साथ साथ जब देश ये जानना चाहता है कि वहाँ क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, और जब लद्दाख के लोग बार बार ये कह रहे हैं, जैसे हमने कुछ बाइट्स भी दिखाई थी वहाँ के लोगों की, हमारे ज़मीनों पर वो कब्ज़ा कर रहा है, वो अपनी व्यक्तिगत ज़मीन की बात कर रहे थे या देश की ज़मीन की बात कर रहे थे, ये तो अन्वेषण का विषय है। लेकिन जब वो इस तरह से वहाँ से बयान आ रहे हैं तो देश तो जानना चाहता है, कुछ ना कुछ हमें बताना होगा। और दूसरा ये कि पॉलिटिकल या पर्सनल एजेंडा जो है, वो जो प्रोपेगेंडा है ख़ास तौर से, उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? रिजवान भाई पूछ रहा हूँ, क्या मैं ही जवाब दे रहा हूँ कि लद्दाख के लोग अगर वहां पर ऐसा कुछ हो रहा था तो 15 जून के बाद से उन्होंने क्यों नहीं बोला? आज वो 3 जुलाई के बारे में उसके बारे में कह रहे हैं जब प्राइम मिनिस्टर की विजिट वहां हो गई है। मैं इस चीज को यहीं पर ही छोड़, मुझे अपने देश के नेतृत्व पर, मुझे अपने देश की पॉलिटिकल पार्टी पर, मुझे देश की केंद्रीय सरकार पर और मुझे देश के प्राइम मिनिस्टर पर पूरा भरोसा है। कारगिल के अंदर में भी देश ने नेतृत्व का जो है एक नेशनल एम दिया था और उसको जल्द से जल्द हमने मिलिट्री के द्वारा पूरा कर लिया था। यहाँ भी एक हमारा नेशनल एम क्लियर होना चाहिए ताकि मिलिट्री की अगर जरूरत पड़ती है तो उस नेशनल एम को पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया जा सके। राजनीतिक बातों को छोड़िए, एक 69 इयर्स ओल्ड प्राइम मिनिस्टर को दाद तो दीजिए कि वो बिना एक्लेमेटाइजेशन के 11,000 फीट के ऊपर में जा रहा है और 7 घंटे लगातार काम कर रहा है और देश के जवानों का मोरल अप कर रहा है। इंटरनेशनल लेवल पर वो दुनिया को बता रहा है कि भारत आज एक सुदृढ़ देश है। भारत 1965 का देश नहीं है। साउथ ईस्ट एशिया और साउथ एशिया के अंदर में वो आपकी आवाज बहुत कम आ रही है।
बालेंद्र शुक्ल साहब क्या कहेंगे आप? आपने सबकी बातें सुनी, क्या कहेंगे? हमारे प्रधानमंत्री पे भारत भूषण बस कह रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री भरोसा है और एक उनकी जो उम्र है, जो आयु है, उसके बाद भी वो 7 घंटे वहाँ लगातार रहे, हौसला अफजाई किया। वो कह रहे हैं पॉलिटिकल चीज़ों पर वो बहुत बात नहीं करना चाहते, लेकिन इन सब के बीच वो ये कहते हैं कि पूरी दुनिया को एक संदेश गया है। क्या कहा आपने? दुनिया को क्या कहा आपने? फिर दोहराऊं? आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ, अब आ रही है, अब आ रही है। आपने सुना सारे लोगों को, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? आप क्या कहना चाहें? देखिए, ये हमारे तीनों साथियों, हाँ, तिवारी जी ने क्या कहा वो तो मैं सुन नहीं पाया, बाकी हमारे जो साथियों ने कहा, मेरा एक ही कहना ये है कि हम राष्ट्रीय स्तर पर देखें, कोरोना का प्रारंभ हुआ, तमाम देशों में दिक्कत जारी है, हिंदुस्तान में दिक्कत जारी है। कोरोना के बारे में जिस प्रकार से केंद्र शासन ने निर्णय लिए, वो निर्णय औचित्यपूर्ण नहीं थे। मैं थोड़े से कोरोना की बात करूं, मैं आपको थोड़ा सा रोकना चाहूंगा। आज जो हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं कि चीन को प्रधानमंत्री ने 2 टूक संदेश दिया है, विस्तारवादी नीति नहीं चलेगी, और उनका नाम लिए हुए बिना संदेश दिया है। कांग्रेस ने कुछ सवाल खड़े किए हैं, सोशल मीडिया में बहुत ढेर सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। शशिकांत जैसे कह रहे थे कि प्रधानमंत्री हर बात का जवाब नहीं दे सकते, लेकिन जो बहुत प्रधानमंत्री का कार्यालय होता है और बहुत बड़ी टीम होती है प्रधानमंत्री की, उन्हें एक संदेश देना चाहिए। वहीं अगर मैं बात करूं शंकर लाल तिवारी, वो ये कह रहे थे कि इस तरह की चीज़ों में सियासत नहीं होनी चाहिए। वो ये भी कह रहे थे कि प्रधानमंत्री ने लगातार काम किया है इस तरह की चीज़ों पर, उस पर जवाब दे रहे हैं और ऐसी चीज़ों पर सियासत नहीं होनी चाहिए। ऐसे विषय पर निज़ामुद्दीन को भी नहीं लाना चाहिए था। तो मेरा सवाल आपसे यही है कि आप क्या अपेक्षा करते हैं सरकार से, किस तरह से साथ देंगे और ऐसे समय में करना क्या चाहिए? देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही। अभी हम नहीं कह रहे हैं, हिंदुस्तान के अन्य लोग नहीं कह रहे हैं, जो लोग लद्दाख में रह रहे हैं उनकी ज़मीन पर अगर चाइना ने कब्जा किया है तो वहाँ के लोग ही कह रहे हैं कि कब्जा किया हुआ है, तो क्या माने? प्रधानमंत्री कुछ कह रहे हैं, लद्दाख के लोग कुछ कह रहे हैं। तो जब लद्दाख के लोग ये कह रहे हैं, अभी शशिकांत जी ने कहा कि वो उस टीम का काम है, टीम से कोई मतलब नहीं होता है, टीम तो सबकी होती है, छोटी होती है, बड़ी होती है, प्रधानमंत्री की और बड़ी टीम होगी। अगर टीम गलती कर रही है तो उसको देखेगा कौन? ये प्रधानमंत्री को देखना है, उन्हीं के दफ्तर को देखना है। अगर वो ऐसी तस्वीर हमारे सामने प्रधानमंत्री ने कह दिया ना सर कि हमारी जमीन पे कोई कब्जा नहीं किया है, उन्होंने स्टेटमेंट क्लियर कर दिया, आंसर इज देयर। मैं उनका पक्ष नहीं ले रहा हूँ, बस उन्होंने कह दिया। आपके पास आऊं, अभी उनका पहले लद्दाख के लोग कह रहे हैं कि हमारी जमीन पर कब्जा किया है। अब प्रधानमंत्री कहे या ना कहे, हम तो जाके देख नहीं रहे। जब वहीं के लोग कह रहे हैं कि कब्जा हो गया, तो प्रधानमंत्री के कहने से क्या होता है? वहाँ की जब लोगों की स्थिति ये है, फिर जो अभी तस्वीर दिखाई गई अस्पताल की, उससे लोगों को शंका हो रही है। लोग, आप ही ने खुद कहा कि अगर किसी के पाँव में प्लास्टर बंधा हुआ है उसको छोड़ देना चाहिए, लेकिन उस तस्वीर में दिखा रहा है कि प्लास्टर बंधा हुआ है, आदमी अस्पताल के अंदर है, लोगों को शंका क्यों नहीं होगी? तो आज लोगों को शंका में नहीं आना चाहिए, और इसी से लगता है कि सियासत हो रही है। आप ये दिखाना जताना चाहते हैं कि आप सेना के प्रति कितने जागरूक हैं, हिंदुस्तान के प्रति कितने जागरूक हैं। अरे हर देश का आदमी जागरूक है भाई, हम सब सेना की तारीफ कर रहे हैं, उनके शौर्य की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन इसमें जब ऐसी बातें दिखाई देती हैं, लद्दाख के लोग कह रहे हैं कब्जा हो रहा है, आपके जो अस्पताल का सीन दिखाया जा रहा है उसमें आप स्वयं कह रहे हैं, उनका टीम से कोई मतलब नहीं है। निर्णय जो होता है वो मुखिया का होता है। अगर उनकी टीम गड़बड़ है तो उनको अपनी टीम सही करना चाहिए। देश के सामने जो तस्वीर आना चाहिए वो क्लियर कट आना चाहिए। मैंने फिर कहा आपसे कि उनके दुनिया भर में जाने के बावजूद भी आपके सारे जो आसपास के देश है आपके खिलाफ हो गए, और नेपाल ने तो गजब कर दिया। आज हमारा नेपाल हिंदुस्तानी देश होते हुए भी आज वो बंदूक ताने खड़ा हमारे सामने, तो आपके विदेश यात्रा का मतलब क्या रहा? कुछ देशों के नाम ले रहे थे कर्नल वस कुछ देशों के नाम ले रहे थे। वो ये कह रहे थे कि ये सारे देश चाइना की इस जो नीति है उसके खिलाफ हैं, और वो सब अंततः हमें साथ दे रहे हैं।
चाइना किससे घिरा हुआ है, किससे नहीं घिरा हुआ है, वो उनकी समस्या है। हम अपने देश को देख रहे हैं कि हमारे देश के चारों तरफ जो देश है वो हमारे खिलाफ हो रहे हैं। लगातार हमारे प्रधानमंत्री जी ने विदेशों का तमाम दौरा किया, लेकिन दिखाया गया कि बहुत लोकप्रिय, बहुत बढ़िया है, ये उनका मीडिया मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, मैं जानता हूँ। लेकिन उसके बावजूद जहाँ तक लद्दाख का सवाल है, जो अभी की घटना है, और वहाँ के लोग कह रहे हैं कि भाई कब्जा किया है, अस्पताल बता रहा कि ये दिखाने के लिए सीन तैयार किया गया। तो अगर उनकी टीम गड़बड़ कर रही है तो रिस्पॉन्सिबल हमारे प्रधानमंत्री जी ही हैं। शंकर लाल जी, कुछ कहेंगे आप इस पर? तिवारी जी की आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही। आएगी 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 जी, बिल्कुल नहीं आ रही। क्यों होने लगी? क्या वजह है? जब स्थिति आज युद्ध की है, तो उस युद्ध की स्थिति में प्रधानमंत्री जी ने लद्दाख में जाकर के मनोबल बढ़ाने का काम किया। तो क्या ये बाजार में और मीडिया में और दुनिया में ये समाचार नहीं जाना चाहिए? और अगर ये समाचार गया है तो हमको, जो हम इस देश के नागरिक हैं, देशवासी हैं, हम एक जिम्मेदार राजनीतिक पार्टी चला रहे हैं, हमें ये कहना चाहिए कि साहब वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस पिछले दिनों से, जब से सत्ताच्युत हुई है, उसका विवेक खो गया है, उसके पास कोई विषय नहीं बचा। जब पाकिस्तान से कोई तकरार होती है तो राहुल गांधी पाकिस्तान को खुश करने की भाषा बोलते हैं। दुर्भाग्य है कि आज जब चाइना से हम लवेजाम है युद्ध के मैदान में, तो वही भाषा कांग्रेस बोल रही है। मरीज अस्पताल में कहाँ पड़ा था, उसके पाँव में प्लास्टर क्यों हुआ था, और फिर लद्दाख के 2-4 लोगों ने वाइट दे दी कि लद्दाख की जमीन में कब्जा है। कांग्रेस तो ये बताए, 1962 के युद्ध में नेहरू जी के प्रधानमंत्रित्व काल में कितने हजार किलोमीटर, 44,000 किलोमीटर जमीन में कब्जा हुआ था। इसके लिए शर्म कौन व्यक्त करेगा? और इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरे कांग्रेस के बंधु हो चाहे हम हो, हम सब माँ भारती के सपूत हैं। इस तरह की बहस, जैसा कि अभी कर्नल साहब ने कहा, शशिकांत जी ने कहा, कि ये राजनीतिक बुद्धि बंद करके और यदि एक स्वर से देश की अखंडता के लिए एकता की बात करें तो अच्छा लगेगा। ये छोटे छोटे विघ्न संतोष, और मीडिया में मोदी जी प्रधानमंत्री है, इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी, तो बांग्लादेश के युद्ध में इंडिया प्रधानमंत्री जी का फोटो छपता था। आज मोदी जी है, और मोदी जी बहादुरी के साथ कूटनीतिक, आर्थिक और रण के क्षेत्र में, तीनों क्षेत्रों में उन्होंने चीन को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया है। कि कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में है चाइना इस समय। और अभी आपने सुना है त्रिवेदी जी को, मेरी भी अपनी धारणा है कि चीन किसी कीमत पर हमसे लड़ने की हिम्मत नहीं करेगा। वो फुस चाहे जितना फुकारता रहे काले नाग की तरह, पर उसमें न जहर बचा है और न उसमें काटने की क्षमता बची है। और उसका कारण है कि भारत एक है, भारत नेक है, और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रहते हुए अब ये 62 का भारत नहीं है, अब ये 2020 का भारत है। चीन लड़ेगा नहीं, गीदड़ बत्तियां चाहे जितनी देता रहे, क्योंकि चीन अगर लड़ा तो मैं आपको बता रहा हूं कि दुनिया के बड़े राष्ट्र, चाहे रूस हो, चाहे अमेरिका, जापान, फ्रांस, ये ताके बैठे हैं उसे अपनी औकात दिखाने का। और जैसा कि त्रिवेदी जी ने, शशिकांत जी ने कहा कि आर्थिक दृष्टि से वो पैसे का प्रेमी है, उसको आर्थिक दृष्टि से जिस तरह से बधिया बना दिया है हिंदुस्तान की 130 करोड़ जनता ने, ये बहुत बड़ा बाजार है। और यहाँ पर जिस तरह ऐप में प्रतिबंध लगा, उसके तमाम कामों में, निर्माण कार्यों में प्रतिबंध लगा, उसकी कंपनियों में प्रतिबंध लगा, और एक छोटे बच्चे से लेकर बूढ़ा तक कहने लगा हिंदुस्तान का कि हम चाइना का सामान उपयोग नहीं करेंगे। यह है हिंदुस्तान की एकता। और उससे चाइना की रीढ़ टूट रही है इस आर्थिक मोर्चे पर। कांग्रेस के मित्रों को पुनरावलोकन करना चाहिए। तिवारी साहब, आदरणीय शुक्ला जी बड़ी पुरानी पीढ़ी के नेता है,
तिवारी तो साहब, राहुल के बयानबाजी पे कहाँ तक राहुल को चलिए। डिफेंड करेंगे? राहुल चलिए भैया ने तो ऊपर तिवारी से जी प्लाट तिवारी खाली जी है, खाली। तिवारी जी बहुत व्यक्तिगत आप फिर हो गए, बार बार व्यक्तिगत क्यों होते हैं आप? चलिए कर्नल बस, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आप बताइए, आवाज आ रही है मेरी? जी, ये भारत है आज बहुत मजबूत है, आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में भी हम आगे बढ़ रहे हैं। इन सब के बीच बार बार 62 का जिक्र जो है, क्या इस आत्मनिर्भर भारत के साथ 62 का जिक्र करना बार बार ज़रूरी है? इसलिए कि अब आप हो सकता है ये कह सकते हैं कि ये पॉलिटिकल मामला है, मैं नहीं बोलूँगा इस पर, लेकिन मैं तो सवाल आपसे पूछूंगा। और फिर क्या सिर्फ 62 में ही, या 62 के बाद भी चीन को हमने बहुत बार सबक सिखाया है, बार बार सबक सिखाया है, तो क्या कहेंगे आप, कैसे देखते हैं इन सारी चीज़ों को? और बहुत संक्षिप्त में चाहूँगा, क्या होना चाहिए आने वाले दिनों में, क्या रणनीति हमारी होनी चाहिए? लंबे समय से वैसे लोग कह रहे हैं कि वहाँ सीमा पे चीन की गतिविधियाँ बहुत अधिक बढ़ी हैं। रिजवान भाई, मैं तीन मुद्दों पे बात करूंगा जो मुद्दे आपने उठाए हैं। पहला 1962 या जो उसके बाद की जो घटनाएं हैं, जो अभी बार बार नेपाल के बारे में बात की जा रही थी उसके बारे में, और तीसरा भारत की डिफेंस पॉलिसी के बारे में बात करना चाहूंगा। सबसे पहले 1962 में क्या हुआ और सोशलिस्ट जो पैटर्न था उसमें कि हमारे देश की सेना को खेतों में काम करना चाहिए, उस तरह की विचारधारा के बाद में जब हिंदी चीनी भाई भाई के पीठ में छुरा घूप कर चाइना ने हमारे साथ में एक बार फिर दोबारा धोखा किया, वो उसको हिस्ट्री में ही रहने दो। लेकिन मैं सिर्फ दो प्राइम मिनिस्टर से कंपैरिजन करना चाहूंगा। एक प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट के अंदर कहता है कि एक्साइज चीन चला गया तो क्या हो गया, वहां पर एक ब्लेड, घास का ब्लेड भी नहीं उगता। और दूसरा प्राइम मिनिस्टर अपने देश की सेना को उसका मनोबल ऊपर करने के लिए बिना एक्लेमेटाइजेशन के ले में जा रहा है। अब सवाल उठा रहे हैं, सवाल उठाओ तो अच्छा सवाल उठाओ, इसको यहीं छोड़ दूंगा। अब बात आती है नेपाल की। नेपाल के अंदर में कम्युनिस्ट सरकार है। 1962 में हमारे देश की खुद की सीपीआई कम्युनिस्ट सरकार ने चीनियों को खून देने का प्रावधान किया था। हमारे देश में जयचंद है और नेपाल में कम्युनिस्ट सरकार नहीं, क्योंकि कम्युनिस्ट की सरकार है। कम्युनिस्ट पार्टी तो विरोध कर रही है नेपाल के प्रधानमंत्री, नेपाल के वहाँ के कम्युनिस्ट विरोध कर रहे हैं नेपाल के प्रधानमंत्री। ओली की सरकार है, कम्युनिस्ट सरकार है। उन्होंने 2018 के अंदर में चीन से लोन लिया है, इससे दबे हुए हैं। और अगर यूनिलेटरल कोई काला पानी के अंदर में उन्होंने कोई डिसीजन ली है तो वो एक कोई पत्थर की लकीर नहीं हो जाता है। इंडिया ने उसको नहीं माना है, तो ये बहुत, इसको ज्यादा सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। सीरियसली लेना ही है, जरूरत यह है कि वो बफर जोन है, चाइना और इंडिया बफर जोन है। अभी मैं डिफेंस अब मेरे पास इतना, अब उतना समय नहीं है, मैं आपको रोकता हूँ। जल्दी से करिए ना आप जी जी। ये कर्नल बस क्या कह रहे हैं आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे देश की डिफेंस पॉलिसी को एक सुधर तरीके से बनाना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म, इन पॉलिसीज के अंदर में, लॉन्ग टर्म के अंदर में आत्मनिर्भर भारत की जो पॉलिसी चल रही है, लेकिन ये पॉलिसी नहीं होती है कि जरा सा हमारे को चाइना ने कुछ किया, पाकिस्तान ने कुछ किया और हम रशिया सामान खरीदने के जा रहे हैं। वो सामान हमारे पास में होना चाहिए। एक शॉर्ट टर्म पॉलिसी के तहत में हमारे पास में वॉर वेस्टेज रिजर्व जो 40 दिन के होने चाहिए वो हमेशा होने चाहिए। हमारा जो बॉर्डर का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है वो लगातार चलता रहना चाहिए, जो मेरे विचार में चल भी रहा है, और जिसके कारण ये लद्दाख की प्रॉब्लम आई है। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म डिफेंस पॉलिसी बनाने का होना चाहिए। बिल्कुल। अंतिम प्रतिक्रिया आपसे चाहूंगा मैं इस पे। क्या है, दो बातें बहुत क्लियर हैं। सवाल पूछना सबका राइट है, वो बिल्कुल पूछेगा, हर व्यक्ति पूछेगा, क्योंकि हम फ्री डेमोक्रेसी में, इंडिया सबसे बढ़िया और अच्छी डेमोक्रेसी और सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, तो सवाल सब पूछेंगे। अब यहाँ पर चूंकि कर्नल साहब के पास समय नहीं, मैं पूछता कि प्रधानमंत्री अचानक आते हैं तो सेना में होता क्या है, क्या मरीजों को फटाफट शिफ्ट किया जाता है किसी कॉन्फ्रेंस रूम में? ऐसा कर सकते हैं। प्रश्न जरूर बहुत जायज़ है कि वहाँ कोई लाइफ सेविंग इक्विपमेंट और ये सब चीजें नहीं लगी हैं। ये प्रश्न का जवाब भी सेना अभी देगी, अभी तो दिया है कि हमने कॉन्फ्रेंस रूम में शिफ्ट किया। वो कुछ इशारा कर रहे हैं, कहना चाहते हैं, एक मिनट सुनेंगे। कर्नल बस सिर्फ कहिएगा कुछ जो भी कहना है।
कहना चाहते हैं आप? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने बड़ा क्लियरिफिकेशन दिया है। तो वो 100 बेड का जो एक जनरल हॉस्पिटल, देश का प्राइम मिनिस्टर किसी को वहां विजिट करने के लिए आ रहा होता है तो एक अलग विशेष बंदोबस्त किया जाता है, क्योंकि उसको पूरा इंटरनेशनल मीडिया देखता है, दुनिया देखती है उसके बारे में। क्या आप चाहते थे कि हमारे देश के जो जवान है कराते हुए, चीखते हुए, चिल्लाते हुए, बोतल लगी हुई है, ये लगा हुआ है, हम अपने देश की वो छवि वहां पर इंटरनेशनल मीडिया के पास में बस ये उत्तर मिल गया इसका। रिजवान भाई, आप जो प्रश्न का उत्तर चाह रहे थे वो आपको मिल गया। आप दूसरा है, आपकी भावना हम समझ गए हैं, लेकिन ऐसी जगह ना जाते तो भी अच्छा होता, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी फोटो दिखाने की जरूरत ही नहीं थी। सही जगह पहुंच जाते, फोटो ना दिखाते तो भी काम चल सकता था। बताइए शशिकांत, आप कुछ कहना चाहते? दूसरी बात जो यहाँ पर आपका विषय है कि इस समय चाइना और इंडिया के बीच में क्या चल रहा है, सैनिक क्यों मारेगा, इसका जवाब राहुल गांधी ने मांगा। इसका भी मैं कह चुका हूं कि मोदी जी ने अपना एक लाइन का उत्तर दे चुके हैं कि हमारी सीमा में ना तो कोई घुसा है, ना हम किसी की सीमा में घुसे हैं। दैट्स द क्लियर आंसर। अब ना उसको आप कैसे इंटरप्रेट करते हैं, कैसे उसको एक्सप्लेन करते हैं राहुल गांधी या पत्रकार या कोई भी, आपका प्रेरोगेटिव है, आप क्या चाह रहे हैं, क्या कहना चाहें। उन्होंने बता दिया कि नहीं, हमारे यहाँ कोई नहीं आया है। तो अब शंकाएं खड़ी होंगी, आप पर सवाल उठेंगे, सेना पर ऐसे जो बंदोबस्त पर कुछ देर बाद ही शशिकांत पीएमओ ने उसके जवाब दे दिया था कि उन्होंने इस समय के लिए उन्होंने ऐसा कहा है। तो चलिए, फिर सवाल बहुत ढेर सारे खड़े होंगे, हम आगे बढ़ जाते हैं इससे। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। बताइए, कुछ कह रहे थे आप शशिकांत? तो उनका जो कहना था वो उन्होंने कह चुके हैं। अब अगले सवाल तो फिर खड़े हैं कि आप वहां गए क्यों थे, जाने का मकसद क्या है जब कुछ नहीं हुआ है। तो जब वो घुसे नहीं है, हम उनके यहाँ नहीं घुसे हैं, कोई बात ही नहीं हुई है, तो फिर आप गए क्यों? आपको जाने की जरूरत क्या थी? यहाँ तो कोरोना फैला है, आप उसको मैनेज करिए, इकोनॉमी बैठी हुई है उसको उठाइए। तो वो कह रहे हैं इकोनॉमी में 90,000 करोड़ टैक्स आ चुका है हमारा, शेयर मार्केट 9,000 पॉइंट बढ़ा है ये लॉकडाउन में, तो इकोनॉमी भी बढ़िया रिवाइव हो गई है। तो अब सवाल उठाए जा रहे हैं तो वो कंट्राडिक्ट हो रहे हैं, उत्तर सही नहीं मिल रहा है। सेना में लोग भर्ती हैं, करा नहीं रहे हैं, अब लोग तो सवाल उठाएंगे। तो सवाल उठाना पत्रकारों का काम है, सोशल मीडिया खुला हुआ है, और आर्मी का और जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का, प्राइम मिनिस्टर का काम जवाब देना है। वो दे ना दे, इट्स अप टू द, इट्स अ फ्री कंट्री। चलिए, आप सभी मेरे साथ जुड़े, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बस सवाल यही है कि क्या हर बात पर सियासत करनी है, या क्या हर बात पर सवाल पूछे जाने पर नाखुशी जाहिर करनी है, हमलावर होना है। तो इन सब की एक मर्यादा और लक्ष्मण रेखा है, सबको इसका ध्यान रखना चाहिए। सवाल बहुत हैं, पूछे जाते रहेंगे, जवाब भी माकूल आएंगे तो बेहतर होगा। इसलिए कि देश की जनता हमारे नेताओं पर विश्वास करती है, अपने सरकार पर विश्वास करती है, लोकतंत्र पर उसका विश्वास है, और विश्वास पर ही दुनिया कायम है। तो चलिए, इस विश्वास को हम बनाए रखते हैं और सवाल भी पूछने की आदत जारी रखेंगे। हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। हम कल फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, तब तक मुझे दीजिए।